हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कराया जा रहा है। पिछली 2 क्लासेस में इनके कुछ प्रश्न को कवर कराया जा चुका है। आज की क्लासेस में हम उनके आगे के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि इनमें से किस हिल स्टेशन में आपको चेयपारा झरने, पोथामेडू व्यू पॉइंट और अट्टुकड झरने मिलेंगे। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुन्नार, बी है ऊटी, सी है कोडाइकनाल और डी है यरकौड। और इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुन्नार। अगर मुन्नार को देखें तो ये केरल का जो है प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। ये केरल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और अगर हम चेयपारा जलप्रपात को देखें तो चेयपारा जलप्रपात जो है इडुक्की जिले में कोच्चि मदुरै राजमार्ग पर स्थित है। ये जो चेयपारा जलप्रपात है ये इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, जो कि कोच्चि मदुरै राजमार्ग पर स्थित है। कोडाइकनाल को देखें तो ये तमिलनाडु का जो है हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे कि अप्रैल 2019 से महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन हैं। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ESL नरसिम्हम, बी है सी विद्यासागर राव, और बी है सी विद्यासागर राव, सी है पलानी सामी सदाशिवमी और डी है आनंदीबेन पटेल। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विद्यासागर राव। अगर हम सी विद्यासागर राव को देखें तो ये अप्रैल 2019 से जो है कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। और उन्हें जो है कि के शंकर नारायणन के इस्तीफे के बाद जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। वहीं अगर हम ESL नरसिम्हम को देखें तो ये जो है कि तेलंगाना के ये पहले राज्यपाल थे। ये तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल थे। और पलानीसामी सदाशिवम को देखें तो ये भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे। फिर हम देख लेंगे आनंदीबेन पटेल को, तो ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है, यूपी की राज्यपाल है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अप्रैल 2019 से महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल जो हैं वो सी विद्यासागर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बेंजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सामाजिक गतिविधि का उनका क्षेत्र क्या है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है बाल श्रम का उन्मूलन, बी है कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, सी है हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन और डी है बाल विवाह का उन्मूलन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन। देख लेंगे कि बेंजवाड़ा विल्सन जो है एक भारतीय कार्यकर्ता हैं और वह सफाई कर्मचारी आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। और हम इसमें अगर देख लें तो वह एक भारतीय मानवाधिकार के कार्यकर्ता भी हैं जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चला रहे हैं। फिर अगर हम इसमें देखें तो संसद ने जो है हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन और सूखे शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम जो है 1993 ये अधिनियमित किया। और तब से जो है कि भारत में 1993 से भारत में मैला ढोने वालों का निर्माण, संचालन और रोजगार जो है वो अवैध है। फिर वहीं अगर हम 2013 में देखें तो 2013 में सीवर सेप्टिक टैंक की सीधी सफाई के लिए मानव श्रम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है कानून का विस्तार किया गया। और जो है कि अभी जो है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा जो है इसको अवैध माना गया। 2016 में बेंजवाड़ा विल्सन को जो है
2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास के स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है, हर साल औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। ऑप्शन बी है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। सी है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान देश की कुल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 2% से कम थी। और डी ऑप्शन जो है, एक बड़े निर्यात अधिशेष का उत्पादन पूरे औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही। तो प्रश्न ये कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के तहत जो है आर्थिक विकास के स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इसमें अगर देखें तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हर साल औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखेंगे कि औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का जो है कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत जो है भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही, ये बिल्कुल सही है। और देश की लगभग 85% आबादी ज़्यादातर गाँव में रहती थी और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है जीविका प्राप्त करती थी, तो ये जो है कथन सही हो जाएगा। और सी देखेंगे, 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान देश की कुल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 2% से कम थी। तो अगर इसको हम देखें तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान देश के जो सकल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि थी वो 2% से भी कम थी। तथा इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन में केवल 0.5% की ही वृद्धि हुई थी। तो ये भी देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के तहत जो है आर्थिक विकास के स्तर के संबंध में ये भी कथन सही है। और डी देख लेंगे कि एक बड़े निर्यात अधिशेष का उत्पादन पूरे औपनिवेशिक काल में भारत की विदेशी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केवल ए इसमें सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI की स्थापना की गई है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा। देखेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है, एम्स प्रशासन ने जो है देख लेंगे, एम्स प्रशासन द्वारा हरियाणा में जो झज्जर स्थान है, देखेंगे झज्जर जो स्थान है हरियाणा में, वहाँ जो है कि एक नया राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है उसको शुरू किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान होगा। इसको अगर हम देखें तो ये मनमोहन सिंह के समय ही यानी कि 2013 में इसको मंजूरी दे दी गई थी और इसको जो है कि 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा 2019 में इसका उद्घाटन किया गया तथा यह संस्थान जो है वो दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है जो दिल्ली एम्स है उसके तहत ये संस्थान काम करेगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि 2018 की शुरुआत में जो है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की जो स्थापना की गई है वो हरियाणा में की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है चित्रकूट। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन। देखें पागल बाबा मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है
और यह मंदिर जो है वो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित 11 मंजिला मंदिर है। ये 11 मंजिला मंदिर है और ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और इसको देखें तो पागल बाबा का असली नाम जो था वो शीलानंद जी महाराज था और ये भगवान कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने ही जो है 11 मंजिला जो पागल बाबा मंदिर है उन्होंने बनवाया है। वाराणसी को देखें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा नदी के तट पर एक शहर है। वहीं अगर हम सारनाथ को देखें तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, ये भी यूपी में ही स्थित है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की दीक्षा दी थी। और चित्रकूट को देखें तो चित्रकूट जो है कि एमपी का एक तीर्थ स्थल है, ये एक एमपी का तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है लेड। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयरन यानी कि लोहा। यदि एनीमिया को देखें तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं उनकी संख्या या उनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, देखेंगे आरबीसी या फिर इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो सामान्य से कम हो जाती है। और एनीमिया जो है वो मुख्य रूप से जो है कि आयरन की कमी से होता है और यह सबसे जो सामान्य जो है कि वो रक्त संबंधी विकार है। देखेंगे पर्याप्त आयरन के बिना जो है मानव शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जो है पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम मैग्नीशियम को देख लेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए जो है इनके समुचित कार्य करने को लेकर तथा ऊर्जा चयापचय में तथा प्रोटीन के उत्पादन में ये मदद करता है। जिंक को देखेंगे तो जिंक जो है शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, उसके लिए हमारे शरीर में जिंक की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम लेड को देखें तो लेड जो है एक अत्यधिक विषैली धातु है तथा जो है कि एक बहुत ही प्रबल विष के रूप में ये कार्य करता है। तो देख लेंगे कि किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है संदेश एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है टेलीग्राम और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। देखेंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा जो है व्हाट्सएप की तर्ज पर जो है संदेश, व्हाट्सएप के तर्ज पर ही जो है कि संदेश नाम से इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और व्हाट्सएप की ही तरह इसका उपयोग जो है मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी किसी भी माध्यम से जो है कि इसको लॉगिन किया जा सकता है और इसको किसी भी प्रकार के संचार के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान जो है कि सरकार को सुरक्षित संचार के लिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने जो है कि एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इस इसकी पहल की। और उसमें देख लेंगे कि इसमें ग्रुप बनाए जा सकते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करने की सुविधा है, इमोजी की सुविधा है, इसमें तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार देख लेंगे कि संदेश जो एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है, उसको जो है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल गेटवे प्लान किस संस्था की पहल है? और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है यूरोपीय आयोग, ऑप्शन बी है विश्व बैंक समूह, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑप्शन डी है ब्रिक्स। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय आयोग। देखेंगे
कि अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा एक नई कनेक्टिविटी योजना लॉन्च की गई है और इसको जो है ग्लोबल गेटवे प्लान नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में सार्वजनिक व निजी बुनियादी ढांचे के निवेश में जो भी देश इच्छुक हैं उनको वित्तीय सहायता के लिए एक विकल्प प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यह वैश्विक निवेश योजना है और जिसका लक्ष्य जो है 2021 से 2027 के बीच में 300 बिलियन यूरो तक जो है 300 बिलियन यूरो तक जो है निवेश जुटाना है। तो इस प्रकार देख लेंगे ग्लोबल गेटवे प्लान जो है कि वो किस संस्था की पहल है, वो यूरोपीय आयोग की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित प्रदर्शित राजेश वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन, ऑप्शन बी है कंपनी अधिनियम और साथ ही सीमित देयता भागीदारी अधिनियम का कार्यान्वयन, ऑप्शन डी है महामारी के दौरान भारत के कामकाज का आकलन, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कंपनी अधिनियम और साथ ही सीमित देयता भागीदारी अधिनियम का कार्यान्वयन। देखेंगे जो राजेश वर्मा समिति है यह जो है कि कंपनी अधिनियम और साथ ही सीमित देयता भागीदारी अधिनियम का कार्यान्वयन इससे संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हैशटैग फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान हाल ही में समाचार में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ऑप्शन बी है चीन और ताइवान, ऑप्शन सी है चीन और मंगोलिया, और ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चीन और ताइवान। देखेंगे हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल जो अभियान है वो चीन और ताइवान से संबंधित है। इसको समझ लेंगे एक बार। इसमें जो मुद्दा था वो ये था कि चीन ने ताइवान से आने वाले अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो ताइवान जो अनानास जो है चीन को निर्यात करता था उस पर जो है कि चीन ने प्रतिबंध लगा दिया था, और उसने इसका कारण ये दिया था कि उसमें कीड़े पाए गए हैं। और चीन के इस फैसले से जो है कि ताइवान का भारी नुकसान हुआ और उसने प्रतिक्रिया स्वरूप जो है सोशल मीडिया पर हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल जो अभियान है उसको चलाया। अगर देखें तो अनानास जो है वो ताइवान की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है, और यह चीनी और चावल के बाद अनानास सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का निर्यात करता है तो वो जो है कि अनानास का ही निर्यात करता है। तो देखेंगे कि चीन के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप जो है कि जो ताइवान है उसने जो है कि हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल ये अभियान चलाया है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है विलवड़ीकरण, और इसका जो मिलान किया गया है वो समुद्र का पानी। बी इसमें देख लेंगे प्रतिलोम परासरण यानी पीने योग्य जल। सी है विकृतीकरण, इसको प्रोटीन से मिलान इसका किया गया है। और डी है पाश्चुरीकरण, इसको चाय से इसका मिलान किया गया है। और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाश्चुरीकरण चाय से संबंधित नहीं है। देखेंगे पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया है ये दूध से संबंधित है, और इस प्रक्रिया में जो है दूध को उच्च ताप पर देखेंगे दूध को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, और फिर बोतल बंद या पैकेजिंग से पहले जो है इसे जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया द्वारा जो है कि यह दूध को लंबे समय तक तरोताज़ा रखने में मदद करता है। और इस प्रक्रिया को जो है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको उच्च ताप पर जो है कि दूध को गर्म किया जाता है, फिर इसको पैकेजिंग के पहले इसको जल्दी से
ठंडा कर लिया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को जो है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अगर हम विलवड़ीकरण को देख लेंगे तो ये समुद्र का पानी, ये इससे संबंधित है। विलवड़ीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पानी से घुले हुए जो भी लवण हैं तथा जो भी अन्य खनिज हैं उनको अलग करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ प्रतिलोम परासरण देखेंगे जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहते हैं, ये पीने योग्य पानी से संबंधित है जिसको हम आरओ भी बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और विकृतीकरण है, ये प्रोटीन से संबंधित है, तथा पाश्चुरीकरण जो है वो चाय से संबंधित ना होके ये दूध से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है। इसमें देख लेंगे आइलैंड देश से संबंधित है, अमामी जापान, बोराके फिलीपींस, और डी है होन्शु जापान। और इसमें देख लेंगे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ए है केवल 1 और 2 इसमें सही है, बी है केवल 1 और 3 सही है, सी है 1, 2 और 3 सही है, और डी है केवल 3 इसमें सही है। अगर इस प्रश्न को हम देखेंगे तो ये एक डाउटफुल प्रश्न है जो है, क्योंकि इसमें उत्तर जो माना गया है वो सी को सही माना गया है। एक बार इसको हम समझ लेंगे। इसमें दिया है आइलैंड जो कि इसको देश से संबंधित किया है, अमामी ये जापान से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम देख लेंगे कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच जो है जो जापानी रक्षा मंत्रालय है उसने अभी हाल ही में राष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्र में जो है जापान के क्षेत्र में अमामी जो द्वीप है उसके समूह के आसपास एक अज्ञात पनडुब्बी देखे जाने की सूचना दी है। इस कारण जो है कि ये अमामी द्वीप जो है कि वो खबरों में रहा था, तो ये जापान से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बोराके को देखेंगे तो बोराके जो है वो मध्य फिलीपींस में एक छोटा सा द्वीप है, ये भी बिल्कुल सही है। होन्शु को देखें तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें अगर पहले को देखें तो आइलैंड, जो कि आइलैंड का अर्थ द्वीप होता है या फिर द्वीपीय देश, तो ये देश से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे तो इसमें जो उत्तर सही माना गया है वो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 इस ऑप्शन को सही माना गया है, जबकि चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें हम कुछ सुधार करेंगे और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो 2, 3 और 4 ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, और इसमें जो पहला ऑप्शन है उसको हम गलत कर देंगे। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा, जो कि इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला जो कथन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी यूनिटार संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है। और दूसरा इसमें जो कथन है कि यूनिटार एक परियोजना आधारित संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से कोई धन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऊपर दिए गए कथनों का में कौन सा सही है। और इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों इसमें जो कथन है वो सही हैं। इसमें हम देख लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी कि जो यूनिटार है ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है। अतः जो कथन पहला है वो सही है। दूसरे कथन को हम देख लेते हैं कि यूनिटार एक परियोजना आधारित संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से कोई धन प्राप्त नहीं होता है, यानी कि संस्थान पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है। तो इसमें दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो कथन है वो भी सही हो जाएगा। अगर हम यूनिटार को देखें तो ये कम से कम विकसित देशों या फिर छोटे जो द्वीपीय विकासशील राज्य हैं या फिर अन्य समूह और समुदायों पर जो है कि विशेष रूप से ध्यान देने के लिए
विकासशील देशों की सहायता के लिए और जो है कि प्रशिक्षण के लिए ये बनाया गया है। तो इसमें ये दोनों कथन सही हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते का घटक नहीं है। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक से ऋण, ऑप्शन बी है सेवा निर्यात, ऑप्शन सी है व्यापारिक वस्तुओं का आयात और ऑप्शन डी है हस्तांतरण भुगतान। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विश्व बैंक से ऋण। इसमें देख लेंगे कि भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते का एक घटक जो है वो विश्व बैंक से ऋण नहीं है। और अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो ये सभी जो है कि उसके घटक के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि सेवा निर्यात, व्यापारिक वस्तुओं का आयात और हस्तांतरण भुगतान। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो एक है ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शिग्मो एक आदिवासी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोवा। देखेंगे शिग्मो जो है कि गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्धि के लिए, जो धान की बुआई के समय सुनहरी फसल का जो है कि एक उत्सव है। और यह जो है कि गोवा की संस्कृति और परंपराओं में निहित गीत और इसमें नृत्य, जैसे कि इसमें नृत्य होता है, यहाँ का स्थानीय नृत्य इसमें किया जाता है तथा यहाँ की परंपराओं को ये दिखाता है। वहीं अगर हम गोवा को देख लें तो इसकी राजधानी हो जाएगी पणजी और मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत और राज्यपाल जो है कि पीएस श्रीधरन जो पिल्लई हैं वो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे शिग्मो जो है वो जो त्यौहार है वो गोवा में मनाया जाता है। गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल होने पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन पहला है कश्मीर केसर, ऑप्शन दूसरा है थलनाड लौंग और तीसरा है वाडाकोलम चावल। और इसमें नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए और इन कूटों को देख लें। तो इसमें पहला जो कथन है केवल एक, बी देखेंगे केवल एक और दो, सी है दो और तीन और डी है एक, दो और तीन। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल एक। इसमें से केवल एक ही जो है ये ऑप्शन सही है, यानी कि कश्मीर केसर। देखेंगे कि केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए जो जीआई पंजीकरण का प्रमाण पत्र है वो जारी किया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं अगर हम देख लें वाडाकोलम चावल को, तो अभी देखेंगे कि पालघर के आदिवासी क्षेत्र के किसानों द्वारा जो है हाल ही में जो है कि वाडाकोलम जो चावल है उसके भौगोलिक पहचान के लिए, यानी कि जीआई टैग इसको देने के लिए आवेदन दायर किया है। तो इसको जीआई टैग देने के लिए पालघर के आदिवासी क्षेत्र के किसानों द्वारा आवेदन किया गया है। वहीं अगर हम थलनाड लौंग को देखें तो कृषि विभाग द्वारा जो है कि हाल ही में जो कोट्टायम जिला है उसके प्रसिद्ध थलनाड लौंग को जीआई टैग देने के लिए जो है कि प्रयास शुरू किया है। तो देखेंगे कि वाडाकोलम जो चावल है और थलनाद जो लौंग है दोनों को अभी तक जो है कि जीआई टैग प्रदान नहीं हुआ है, केवल इन्हें देने के लिए अभी आवेदन दायर किया गया है। और अभी जो जीआई टैग जिसको दिया गया है वो उसमें कश्मीर केसर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना यानी कि SCLCSS किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय,
ऑप्शन बी है वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और ऑप्शन डी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और इसमें से जो ऑप्शन है वो जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसमें देख लेंगे कि ये भी हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो एमएसएमईज हैं, उन्होंने सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना यानी कि स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है SCLCSS, ये जो है इसकी शुरुआत की है। और इस योजना को जो है कि MSME मंत्री जो है श्री नारायण राणे, उनके द्वारा गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति MSME को बिना किसी क्षेत्र विशिष्ट प्रतिबंध के अगर वो ऋण चाहते हैं, तो इसलिए जो है कि इस योजना को शुरू किया गया है। और यह योजना जो है वो सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करेगी। यानी ये जो योजना है वो MSME मंत्री के द्वारा शुरू की गई है, और इसका प्रारंभ जो किया गया है वो गुवाहाटी से किया गया है। तथा इसका उद्देश्य जो है जो ST/SC MSME को बिना किसी क्षेत्र विशिष्ट प्रतिबंध के उनको ऋण यहाँ प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो पहला कथन हो जाएगा, सहभागी नोट्स या फिर P नोट्स जो हैं एक पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII द्वारा जारी किए गए वित्तीय उपकरण हैं। और इसमें दूसरा कथन देख लेंगे, यह एक विदेशी निवेशक को जारी किया जाता है जो भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहता है। और वहीं तीसरा अगर कथन देखें तो निवेशक को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसके साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें नीचे देख लेंगे, नीचे दिया गया है कि ऊपर दिए गए इस कथनों में से कौन सा सही है। और अब नीचे कूट को देख लेते हैं, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1, 2 और 3, और डी है केवल 3। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। इसमें हम देख लेंगे जो पहला कथन है कि सहभागी नोट्स या फिर P नोट्स जो होते हैं जिनको पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहते हैं, ये एक पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII द्वारा जारी किए गए वित्तीय उपकरण हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा इसमें कथन देख लेते हैं कि यह एक विदेशी निवेशक को जारी किया जाता है जो भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा अगर हम देखें तो निवेशक को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसके साथ पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। इसमें ये है, अगर P नोट्स को समझेंगे तो इसमें ये है कि यदि भारत का जो शेयर मार्केट है, देखेंगे भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें जो है कि इन्वेस्टमेंट का अधिकार जो केवल है वो रजिस्टर्ड जो विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं यानी कि विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं यानी कि FII जो हैं उन्हीं को केवल ये अधिकार दिया गया है। अगर किसी को भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो वह अधिकार जो है विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं ये अधिकार केवल उनको दिया गया है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है भारत के शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकता, कोई भी विदेशी जो इंडिविजुअल है ये निवेश नहीं कर सकता, और केवल इसमें जो निवेश है वो केवल संस्थाएं ही करेंगी। यानी कि केवल संस्थाएं ही भारत के शेयर मार्केट में केवल विदेशी संस्थाएं ही निवेश कर सकती हैं। लेकिन यदि किसी इंडिविजुअल को यहाँ के शेयर बाज़ार में निवेश करना है तो उसको किसी न किसी जो है कि लिंक की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी लिंक के रूप में जो है कि P नोट्स को शुरू किया गया है। यानी कि इसमें निवेशक जो है बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन लिए जो है कि भारतीय शेयर मार्केट में निवेश
कर सकता है। तो इस प्रकार इसका तीनों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोना धार्मिक संदेश के साथ मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप है और निम्न में से किस राज्य में ये प्रचलित है। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बिहार। देख लेंगे भोना को। तो असम में प्रचलित धार्मिक संदेशों के साथ भोना मनोरंजन का जो है एक पारंपरिक रूप है और यह 16वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ में लिखी गई। जो शंकर देव थे, शंकर देव, तो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यह शंकर देव के द्वारा लिखी गई ये रचना है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे भोना जो है वो बिहार राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीच क्या है और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक प्रोटीन, बी है एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह आधारित खोज और बचाव प्रणाली, सी है एक उन्नत एंटी टारपीडो प्रलोभन प्रणाली और डी है इनमें से कोई भी नहीं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक उन्नत एंटी टारपीडो प्रलोभन प्रणाली। देखेंगे भारतीय नौसेना ने जून 2020 में, देखेंगे भारतीय नौसेना द्वारा जून 2020 में मारीच नामक एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया है जो सभी फ्रंट लाइन जो जहाज हैं उनको दागने में सक्षम है। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वहीं अगर हम मारीच के बारे में और कुछ देख ले तो मारीच को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान जो DRDO है उसके द्वारा स्वदेशी रूप से जो है कि डिज़ाइन और विकसित किया गया है और यह जो है कि आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने तथा बेअसर करने में ये सक्षम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में हुनर हाट के किस संस्करण का आयोजन देहरादून में किया गया। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है 20वें, ऑप्शन बी है 25वें, ऑप्शन सी है 30वें और ऑप्शन डी है 35वें। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 30वें। देखेंगे 29 अक्टूबर 2021 को देहरादून में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा जो है कि हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोपरनिकस सेंटिनल 6 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है क्षुद्रग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है कोविड-19 टीका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपग्रह। इसको देख लें तो महासागरों की निगरानी के लिए जो है डिजाइन किया गया कोपरनिकस सेंटिनल 6 जो है ये उपग्रह 21 नवंबर 2021 को जो है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार जो कैलिफोर्निया के बेडनबर्ग वायुसेना है वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। यानी कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसको कैलिफोर्निया से, इसको जो है कि कैलिफोर्निया का जो बेडनबर्ग वायुसेना बेस है वहाँ से लॉन्च किया गया है। और ये कोपरनिकस सेंटिनल 6 का संबंध किससे है, तो यह एक उपग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सागरिका निम्न में से किससे संबंधित है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है एक मानव एटलस पहल, ऑप्शन बी है आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की एक किस्म, ऑप्शन सी है यह देश का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखेंगे इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो सागरिका है वो देश का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है।
अगर हम इसको देखें तो पीएम मोदी द्वारा केरल के कोच्चि में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। और इसी के अंतर्गत जो है कोच्चि में जो है इसी के अंतर्गत कोच्चि में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन भी किया गया। और यह 1 लाख से अधिक क्रूज मेहमानों को पूरा करेगा तथा यह देश का पहला जो है पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगुर पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है, पहला जो कथन है कि सिगुर का पठार तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी जिले के उत्तर और पूर्व में एक पठार है। और दूसरा जो कथन है यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है और हाथी की संख्या और उनकी आनुवंशिकी विविधता को बनाए रखता है। अब नीचे देख लेते हैं इसमें जो है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। और ऑप्शन देख लेंगे। इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और ना ही 2। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। देख लेंगे अगर सिगुर का जो है कि तो सिगुर का पठार तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी जिले के उत्तर और पूर्व में एक पठार है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगर देखें सिगुर को तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में ही नीलगिरी पहाड़ियों में जो है जो नीलगिरी जिला है उसके पूर्व में स्थित एक पठार है। दूसरा अगर देख लें तो यह जो है कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है और हाथी की संख्या और उनकी आनुवंशिक विविधता को ये बनाए रखता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है झारखंड। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगर हम देखें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को तो इसे जो है 2004 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और अभी हाल ही में इसको जो है कि असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। देखेंगे अभी हाल ही में इसको असम का जो है वो छठा जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान वो घोषित किया गया है। अगर असम के 5 अन्य हम नेशनल पार्क को देखें तो यहाँ देख सकते हैं इसमें है काजीरंगा, दूसरा इसमें हो जाएगा नामेरी, मानस, इसमें देख सकते हैं ओरंग, और इसमें 5वां देख सकते हैं डिब्रू सैखोवा, और छठा इसमें जो है वो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को असम का छठा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला जो है कि निम्नलिखित में से लेपिडोप्टेरिस्टस ने हाल ही में किस राज्य में तितलियों की 2 प्रजातियां स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इलोसिव प्रिंस की खोज की। तो इसमें देख लेंगे ये मछलियों की प्रजातियां हैं स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इलेसिव प्रिंस, ये दोनों मछलियों की तितलियों की प्रजातियां हैं और इसकी खोज की गई। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मणिपुर और डी है केरल। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इसमें देख लेंगे कि लेपिडोप्टेरिस्टस ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तितलियों की 2 प्रजातियां स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इलोसिव प्रिंस जो है उसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलान करने वाला प्रश्न है और इसको देख लेंगे। सूची 2 के साथ सूची 1 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें हम देख लेंगे दीवाने तन, बी है मुस्तरफी, सी है मुशरिफ और डी है वाकिया नवीस। इनको मिलान करना है तो हम इसमें देखेंगे कि जो
दीवाने तन है वह जो है जागीर और वेतन को देखते थे। तो इस प्रकार ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ए का 3, यहाँ देख लेंगे ए का 3। और वहीं अगर हम देखें मुस्तरफ़ी, तो मुस्तरफ़ी जो थे वो राज्य के आय व्यय की जांच करते थे। तो उसी प्रकार बी का जो हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4। और मुशरिफ को अगर देखें तो मुशरिफ जो हैं वो कार्यालय की देखभाल करते थे, तो इसलिए सी का 1 हो जाएगा। और डी यानी कि वाक़िया नवीस, ये जो है कि मुख्य घटनाओं और फरमानों की एक उचित सूची बनाए रखते थे, तो उसी प्रकार जो है जो हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख लेंगे ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अब इसमें हम कूट को देख लेते हैं, कूट इसमें कौन सा सही है। इसमें हम देखे थे ए का 3, यानी कि बी ऑप्शन को देखेंगे। अगर ए ऑप्शन को देखें तो ए का 3 कहीं नहीं है, सी ऑप्शन में भी ए का 1 है, डी ऑप्शन में भी ए का 4 है, तो केवल ए का 3 पहले ही ऑप्शन को इसमें देखेंगे और उत्तर यहाँ आ जाएगा ए का 3। और इसमें देख लेंगे बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ऋणदाता के अंतिम उपाय के कार्य को अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है रुपए की मजबूती के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर बेचना, बी है राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को उधार देना, सी है व्यापार उद्योग निकायों को वरीयता दर पर मदद करना, और डी है अधिक ऋण सृजित करने के लिए बैंकों को तरलता प्रदान करना। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अधिक ऋण सृजित करने के लिए बैंकों को तरलता प्रदान करना। अगर इसमें हम देख लेंगे तो प्रश्न ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के ऋणदाता के अंतिम उपाय के कार्य को अच्छे तरीके से इसमें से कौन सा ऑप्शन परिभाषित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। देखेंगे रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो मुद्रा जारी कर सकती है, और जब वाणिज्यिक बैंकों को अधिक क्रेडिट बनाने के लिए या फिर अधिक धन की जब उनको आवश्यकता होती है तो वो ऐसे फंड के लिए जो है आरबीआई जा सकते हैं। और केंद्रीय बैंक जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उन्हें धन प्रदान करते हैं। अगर आरबीआई देखें तो आरबीआई की जो भूमिका है वो हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहती है, और इसी कारण जो है उसे ऋणदाता के अंतिम उपाय का नाम दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं, इसमें हम देख लेंगे अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है कि फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना और भारत, बी है भारत और श्रीलंका, सी है ब्रिटेन और पोलैंड, और डी है अर्जेंटीना और ब्रिटेन। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन। देखेंगे फॉकलैंड द्वीप को लेकर जो है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच जो है ये विवाद है, और ये जो द्वीप है फॉकलैंड द्वीप जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगले प्रश्नों को अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।